हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेकर पॉइंट में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लाया हूं, जिसमें क्या है कि जूनियर इंजीनियर की एक राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी कंपनी में बम्पर वैकेंसी आई हुई है। तो आज हम लोग देखते हैं कि जो राजस्थान के पांचों पावर सेक्टर की जो कंपनी है, उसमें जो राजस्थान के तरफ से जो वैकेंसी आई है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन से स्टूडेंट एग्जाम को फॉर्म भर सकते हैं, उसका फीस कितना है, कहाँ पे सेंटर है। और मैं उसमें से जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो बताऊंगा कि इसमें क्या दिया हुआ कि जो प्रेफरेंस भरना है हमें, कि कौन से पावर कंपनी में हमें अप्लाई करना चाहिए, हमें जनरेशन में अप्लाई करना चाहिए या फिर ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में अप्लाई करना चाहिए, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी भी है तो उसमें भी जयपुर वितरण कंपनी है या फिर अजमेर वितरण या जोधपुर वितरण कंपनी है। तो उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि 24 फेब से 24, जी हाँ, 24 फेब 2021 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, जहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले यह वीडियो को आप जरूर देखें, ताकि आप एग्जाम से पहले एक प्रॉपर वे में फॉर्म को अच्छे तरह से समझ के भर सकते हो, ताकि जब आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि किस कंपनी में ज़्यादा हमारे लिए करियर ग्रोथ अच्छा था या मैं वहाँ ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर सकता था। ठीक है, तो आज मैं आपको ये चीज बताने चाह रहा हूँ कि जो राजस्थान विद्युत राज्य उत्पादन निगम लिमिटेड है, उसने 22 फरवरी, जी हाँ, 22 फरवरी 2021 को एक एडवर्टीजमेंट जारी किया है इस ये नंबर से। तो उसमें क्या है कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ जो केमिस्ट असिस्टेंट के भी पोस्ट के लिए ये पांचों कंपनियां में वैकेंसी आई हुई है। तो आज हम लोग देखते हैं कि जो ये वैकेंसी का एलिजिबिलिटी क्या है। तो देखो, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल्स, मैकेनिकल, सिविल जो है, कम्युनिकेशन या फिर जूनियर केमिस्ट और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की ये पांचों कंपनी जो कि किसके अंदर अंडर में आती है, राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो फुली अंडरटेकिंग है राजस्थान गवर्नमेंट का। तो आप ये बोल सकते हो कि ये जो वैकेंसी आई है वो किस स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है, किसकी वैकेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि ये राजस्थान का है तो ये राजस्थान गवर्नमेंट का ये वैकेंसी हुई है, आया हुआ है। तो सबसे अब लोगों को ये डाउट होता है कि क्या ये सिर्फ राजस्थान के स्टूडेंट ही भर सकते हैं, जो राजस्थान के प्रॉपर रेसिडेंट के हैं वही भर सकते हैं, या अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं। तो ये सारा डाउट मैं आज आप लोगों को क्लियर करूंगा, आप वीडियो में बने रहना। ठीक है, तो सबसे पहले जो पांच कंपनी है राजस्थान के इलेक्ट्रिसिटी के जो पांच कंपनी, उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि एक है राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। निगम जो लिमिटेड कंपनी है, ये क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये जनरेटिंग कंपनी है। देखिए, तीन कंपनी होती है, एक होता है जनरेटिंग कंपनी होता है, एक होता है ट्रांसको जिसको ट्रांसमिशन कंपनी बोलते हैं, और एक डिस्कॉम बोलते हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बोलते हैं। तो जो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, ये एक जनरेटिंग कंपनी है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ, इसका मेन पावर प्लांट कहाँ पे है, कोटा में है, सूरतगढ़ में है, छाबरा बारान डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, रामगढ़ जैसलमेर में है, बंसवाड़ा धौलपुर बरमार डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट में, ये अगर आप इस राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम में प्रेफरेंस भरते हैं और आपका सिलेक्शन होता है इसमें, तो आप इन एरिया में काम करने के लिए आपको चॉइस मिलेगा। ठीक है, फिर है राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण लिमिटेड, जो मैंने बताया था ट्रांसमिशन को हिंदी में बोलते हैं प्रसारण। तो प्रसारण लिमिटेड यानी कि ये कौन सी कंपनी है, ट्रांसमिशन की कंपनी है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट हुआ, तो जनरेटिंग कंपनी ने जनरेट किया, तो वहां पे थर्मल पावर प्लांट होंगे, है ना, वहां पे थर्मल पावर प्लांट हो गए, या फिर सोलर पावर प्लांट होंगे, या फिर विंड पावर प्लांट होंगे। तो उसके जो पावर प्लांट में अगर आपको ड्यूटी करना है, पावर प्लांट में करना है, तो पावर प्लांट में करने के लिए आपको कौन से किसका प्रेफरेंस भरना पड़ेगा, राजस्थान विद्युत उत्पादन का। फिर अगर आप ट्रांसमिशन, अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई लेकिन उसको जनरेटिंग इंड से लोड इंड से पर भेजना है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टेप अप करके ट्रांसमिट करते हैं। तो एक ट्रांसमिशन कंपनी होती है जो कि पूरे इंटायर राजस्थान, पूरे राजस्थान के लोकेलिटी
जो पूरे एरिया है उसको कवर करता है। तो मतलब अगर आपने ट्रांसमिशन को प्रेफरेंस दिया है तो आपकी राजस्थान में कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि तीन जो है विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड है। अब ये जो तीनों कंपनियां हैं इसको हम लोग डिस्कॉम बोलते हैं। डिस्कॉम करने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, मतलब जो बिजली लोगों को घर तक, इंडस्ट्री तक जाता है, शॉप में जाता है, तो वो कौन पहुंचाता है? उनका काम मेनली क्या रहता है? सप्लाई देना उनको, मेंटेनेंस करना, सप्लाई का मेंटेनेंस करना, इलेक्ट्रिसिटी की जो रीडिंग होती है उसको रीडिंग कराना, मीटर लगाना, और उसके बाद उनका बिल की रिकवरी करना। ये सारा काम ये वितरण कंपनी का होता है। ठीक है। तो मैंने जनरेटिंग कंपनी के बारे में बताया, फिर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। तो इसमें तीन कंपनी है। अगर आपने जयपुर विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का प्रेफरेंस भरा तो उसका मेन काम क्या रहेगा? जो मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब ये 440 वोल्ट या 230 वोल्ट जो सिंगल फेज या 3 फेज सप्लाई होता है उसको देना, और उससे रिलेटेड काम, मतलब ये जो पूरा काम है, ये जो तीनों वितरण कंपनी जो है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उसका मेन जो है उसमें पब्लिक डीलिंग आएगा। ठीक है। मतलब आपको लोगों से इंटरेक्ट होना पड़ेगा, लोगों पब्लिक रिलेशन वाला जॉब है ये तीनों, मतलब टेक्निकल तो है ही, साथ ही साथ पब्लिक डीलिंग भी करना है। लेकिन ये दोनों कंपनी जो है जनरेटिंग और ट्रांसमिशन, जनरेशन और ट्रांसमिशन, इसमें आपको पब्लिक डीलिंग बहुत ही कम के बराबर होता है, बहुत ही नेग्लिजिबल आप बोल सकते हो। तो जयपुर निगम वितरण कंपनी लिमिटेड में जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो सबसे पहले अगर आप राजस्थान के निवासी हो, अगर आपका घर राजस्थान में है, तो आप देख सकते हो कि आपका घर किस किस जिले में पड़ता है। अगर आपका घर जयपुर वितरण निगम लिमिटेड के एरिया में पड़ता है तो आप वहां से फॉर्म भरोगे तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग ना भी हो तो अपने होम डिस्ट्रिक्ट के बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में मिल सकता है, मतलब आप अपने घर के पास में रह सकते हो। ये पहला चॉइस हो सकता है। दूसरा है अजमेर विद्युत वितरण निगम। अजमेर में तो ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और तीसरा जो है जोधपुर, तो जोधपुर में ये सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लो। और अगर ये राजस्थान वाले अगर आउटसाइड, मतलब आउटसाइडर है, आउटसाइडर बोले तो अदर स्टेट, राजस्थान को छोड़ के, जैसे राजस्थान को छोड़ दे तो गुजरात हो गया, गुजरात के भी सारे लोग भर सकते हैं इसमें। मध्य प्रदेश के हो गए, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गए, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये सारे स्टूडेंट भी इस राजस्थान में जो वैकेंसी आई है इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड कंपनी में, तो वहाँ आप फॉर्म भर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि आपको किस एरिया में सुटेबल है अपने जॉब करने के लिए, तो उस हिसाब से आप प्रेफरेंस डाल सकते हो। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक पोस्ट के लिए सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है। ठीक है। पिछली बार जब वैकेंसी आई थी 2018 में, तो वहां पे क्या था कि हर एक पोस्ट और हर एक कंपनी के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करना था। लेकिन इस बार नियम क्या हो गया, चेंज हो गया। इस बार नोटिफिकेशन में उन्होंने ये चीज दिया है कि आप एक पोस्ट, मतलब अगर आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हो फॉर ब्रांच इलेक्ट्रिकल, तो सिर्फ और आपको एक ही फॉर्म भरना है। और उस फॉर्म में आपको प्रेफरेंस देना है कि आप प्रेफरेंस उत्पादन कंपनी को देना चाहते हैं, कि जयपुर के वितरण कंपनी को देना चाहते हैं, कि ट्रांसमिशन कंपनी को देना चाहते हैं। तो इसलिए आपको फॉर्म भरने से पहले ये जानकारी बहुत जरूरी है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है और आपका लोकेशन जो पोस्टिंग होगी तो वो कहाँ पे होगी, तो आपके लिए सुटेबल होगा। तो आउटसाइडर स्टेट है, मतलब जो राजस्थान के छोड़ के है, मध्य प्रदेश के है, तो उनके लिए मैं बोल सकता हूँ कि वो जयपुर विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये आपके मध्य प्रदेश के नजदीक ये वाले जिले आते हैं। ठीक है। तो ये हुआ पांचों कंपनी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब मैं बात करता हूं कि जो वैकेंसी आई हुई है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का जो वैकेंसी है उसका इन्होंने कैटेगरी दिया हुआ है कि जो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम या फिर राजस्थान विद्युत प्रसारण, जयपुर विद्युत वितरण और जोधपुर। देखो, उत्पादन कंपनी मैंने पहले भी बता दिया अभी कि उत्पादन में क्या होगा, आपको पावर प्लांट में काम करना होगा। कहाँ काम करना होगा? एक पावर प्लांट होगा एक पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ काम होगा, वहाँ आपको काम करना है। तो वहाँ पे क्या होते हैं, बॉयलर लगे होते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर रहता है, उसका मेंटेनेंस मेनली। अगर थर्मल पावर प्लांट है तो वहाँ कोल से हम लोग
कोल बर्न करते हैं, तो उस एरिया में आपको होगा। मतलब ये बहुत ही रिलैक्स वाला जॉब है। यहाँ ज़्यादा अगर यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं रहता, आप अगर 8 घंटे का ऐसा आप चाहते हैं कि आप 8 घंटे जॉब करो, उसके बाद घर जाकर आराम से सो जाओ, तो आपके लिए कौन सा है? राजस्थान विद्युत उत्पादन कंपनी, आप इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दो। या फिर आप प्रसारण, प्रसारण में तब आप जाना चाहते हो। देखो प्रसारण में क्या है कि मैंने बताया था कि ऑल ओवर राजस्थान में कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है। तो इसमें क्या रहेगा, आपको मेनली जो पावर ट्रांसफार्मर है, बड़े बड़े पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, 132/33 kV सब स्टेशन पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। उनका काम क्या रहेगा कि जो 132/33 kV सब स्टेशन है, वहाँ पे जो रिले लगे हैं, सर्किट ब्रेकर लगा, पावर ट्रांसफार्मर लगा, उसका मेंटेनेंस कराना है ना, ट्रांसमिशन लाइन जो जा रहा है उसको नए ट्रांसमिशन लाइन के लिए पे वर्क करना, ये सारा काम प्रसारण का रहता। फिर ये 33 kV से जो 11 kV सब स्टेशन होता है, और उसके बाद 11 kV से 440 जो DTR होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यहाँ पे आपको विद्युत कंपनी में काम करने को मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिट में सबसे ज्यादा वैकेंसी आई हुई है, 245 वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इतने ज्यादा मात्रा में वैकेंसी, अभी जो इतना क्राइसिस चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उस समय में इतने ज्यादा वैकेंसी राजस्थान गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है सभी स्टूडेंट के लिए जो एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जो क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लास्ट वैकेंसी इसका 2018 के जून मंथ में आया हुआ था, ठीक है, उसके बाद अब 2021 में आया हुआ, मतलब लगभग 3 साल के बाद ये वैकेंसी आया हुआ है, और एक बम्पर वैकेंसी आई है, बहुत ही ज्यादा वैकेंसी आया हुआ। और ये राजस्थान और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है उनके लिए, जो इंजीनियर है उनके लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी है कि आप ये फॉर्म भरो और यहाँ से इसमें क्वालिफाई करके एक अच्छा रेपुटेड जॉब पालो। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ देखो ये दिया हुआ इन नॉन टीएसपी एरिया। नॉन टीएसपी मतलब ट्राइबल सब प्लान एरिया। राजस्थान में एक रूल्स है कि उन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट जो कि ट्राइबल एरिया में आते हैं उसको एक ट्राइबल सब प्लान एरिया दे दिया। वहाँ पे क्या है कि रिजर्वेशन जो ट्राइबल, क्योंकि 50% से ज्यादा अगर ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे उस एरिया को उन्होंने टीएसपी एरिया बोल दिया, यानी ट्राइबल सब प्लान एरिया बोल दिया। तो ये जो वैकेंसी का है वो नॉन ट्राइबल सब प्लान एरिया में है। तो उसमें देख सकते हैं कि जो जनरल कैटेगरी के है उसमें 67 वैकेंसी है। ठीक है, अदर फिर फीमेल में देखें तो ओसी का है 29, फिर विडो का है 8, फिर डाइवोर्स जो है उनके 1 वैकेंसी है। ठीक है, ओपन कंपटीशन यानी कि ओसी मतलब ओपन कंपटीशन, मतलब फीमेल का टोटल 19 सीट रिजर्व है। आप समझ सकते हो कि अगर आप में से कोई फीमेल स्टूडेंट हो तो आपके लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप इस फॉर्म को भरें और एक अच्छा तैयारी करके इस कंपनी में चले जाए और एक अच्छा लाइफ स्टाइल में, मतलब अपना लाइफ मेंटेन करे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हो कि फीमेल का 19 वैकेंसी है। फिर बैकवर्ड क्लास के लिए 35 वैकेंसी, ओपन कंपटीशन के लिए फीमेल के लिए 10 वैकेंसी, 10 पोस्ट रिजर्व है। ठीक है, फिर यहाँ पे एससी के लिए ओपन कंपटीशन के लिए 24 है, और फिर अदर कास्ट मतलब ओपन कंपटीशन जो फीमेल है उनमें 7 के कैंडिडेट है। तो ऐसे आप देख सकते हो कि टोटल 245 सीट सिर्फ राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में है। तो आप उसी प्रकार प्रसारण में कितने हैं, टोटल 18 वैकेंसी है। डिस्ट्रीब्यूशन में जयपुर विद्युत में कितने हैं, 115, और जोधपुर में 118 टोटल है। आप देख सकते हो कि आप कौन से कैटेगरी में लाई करते हो। आपके पास अगर आप राजस्थान के प्रॉपर रेसिडेंट, राजस्थान के रहने वाले हो, आपके पास एक प्रॉपर एससी एसटी या फिर अदर बैकवर्ड क्लास या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट है, तो आप इस एरिया में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए ये ओपन कंपटीशन है, जो कि वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में है। तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है कि आप जिस कैटेगरी में लाई करते हो वहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब आपके मन में ये आएगा कि कौन से कंपनी में अप्लाई किया, तो मैंने बता दिया कि अगर आपको एक पावर प्लांट में वर्क करना है, 8 घंटे की जॉब करना है, उसके बाद घर जाना है, शिफ्ट ड्यूटी रहेगी, तो आप उत्पादन में अप्लाई करो। फिर प्रसारण में जो रहता है वहां पे मेनली क्या रहता है कि आपका काम 8 घंटे का तो 8 घंटे का रहेगा, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 24 आवर्स की रहेगी।
ठीक है, यहाँ पर भी ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा टेंशन वाला वर्क है वो कहाँ पे है? डिस्ट्रीब्यूशन में है। वो कहाँ पे है? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। वहाँ आपको बहुत पब्लिक डील करना पड़ेगा, लोगों को से मिलना पड़ेगा, लोगों की शिकायतें सुनना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको रिस्पेक्ट वाइज देखें कि आपको लोगों से कितना रिस्पेक्ट किस में मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों से यहाँ पे इंटरेक्ट हो रहे हैं, यहाँ लोग जानते हैं कि आप एक जूनियर इंजीनियर हो, तो आपको यहाँ पे एक अलग पहचान होगा। लेकिन आप राजस्थान उत्पादन में काम करते हो, तो आप उनके जो लोग आसपास के लोग हैं वही से पहचान रहेगा। लेकिन मैं सभी का प्रोस कॉन्स बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी जॉब खराब है। आज के समय में जॉब मिलना ही एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब मैं टीएसपी एरिया की बात करता हूँ, ट्राइबल सबप्लान एरिया, जो कि जहाँ पे 50% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। वहाँ पे रिजर्वेशन जो अलग अलग है, तो अनरिजर्व कैटेगरी का उत्पादन में 1 सीट है, प्रसारण में 8 सीट है, और अजमेर वितरण कंपनी में 11 सीट है, और जोधपुर में 3 सीट है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आप कौन से एरिया में आते हो, किस कैटेगरी में लाई करते हो, वहां से आप फॉर्म भर सकते हो। रही बात प्रेफरेंस की कि आपको वितरण में जाना है या प्रसारण में जाना है या उत्पादन में जाना है, वो मैंने सारी चीजें आपको बतला दिया है। ठीक है, अब बात आता है मैकेनिकल। देखिए, चूंकि ये इलेक्ट्रिसिटी की ये कंपनियां हैं, तो इसमें मेनली जो वैकेंसी था वो इलेक्ट्रिकल का था। लेकिन इस बार मैकेनिकल ब्रांच वालों के लिए भी बम्पर वैकेंसी आई है। टोटल 245 वैकेंसी जो मैकेनिकल ब्रांच का है उत्पादन निगम में। उत्पादन क्योंकि वहाँ पे क्या है, बॉयलर लगे है, टरबाइन लगा है, तो वहाँ मैकेनिकल इंजीनियर की आवश्यकता है। तो उसके लिए जो जनरल कैटेगरी के 67 सीट है, फीमेल के लिए 19 सीट, विडो के लिए 8 और डाइवोर्स के लिए 1। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि टीएसपी एरिया में वैकेंसी कितने सारे हैं। तो नॉन टीएसपी में, सॉरी, और टीएसपी एरिया में टोटल 3 वैकेंसी है। तो आप जिसमें आपको मन हो कि आप तो यहाँ एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैकेनिकल ब्रांच है, उन मैकेनिकल के लिए सिर्फ और सिर्फ उत्पादन में ही है। तो उत्पादन में आपको फॉर्म भर सकते हैं। फिर आए सिविल ब्रांच। सिविल ब्रांच के लिए जो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, उसमें 2 कंपनी में वैकेंसी आई हुई है। एक तो उत्पादन में आया हुआ, एक जयपुर वितरण में आया हुआ। तो मैं यही सलाह दूंगा सिविल वाले भाई लोगों को कि आप राजस्थान उत्पादन को फर्स्ट प्रेफरेंस दो, उसके बाद जयपुर को सेकंड प्रेफरेंस दो। ठीक है, अब अब बात करते हैं, ये टीएसपी का है एरिया। अब बात करते हैं कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेशन एंड कम्युनिकेशन। अब देखो, जो सबसे बड़ा इशू होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसी ब्रांच के स्टूडेंट का। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के स्टूडेंट के पास सबसे ज़्यादा जॉब का क्राइसिस रहता है कि उनके गवर्नमेंट जॉब बहुत कम होते हैं, उनके गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी बहुत कम होती है। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ है कि जो राजस्थान ने सभी ब्रांच को में बम्पर वैकेंसी निकाला हुआ। आप देख सकते हो कि जो उत्पादन कंपनी में टोटल 64 सीट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, जो कि अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेशन वाले भी, इंस्ट्रूमेंटेशन के ब्रांच के भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसमें अनरिजर्व के 21 सीट है, जो कि ओपन कंपटीशन से है। ठीक है, तो आप यहाँ ये देख सकते हो कि जो सभी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए ये फॉर्म आया हुआ है। तो एक पूरा स्टूडेंट कम्युनिटी इस एग्जाम के पीछे लग जाना चाहिए कि इस साल 2021 में हमें ये जॉब लेके रहना है। ठीक है, अब फिर है फायर एंड सेफ्टी। अगर आपने फायर एंड सेफ्टी का कोर्स किया हुआ है, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किया हुआ है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। फिर जूनियर केमिस्ट का है। जूनियर केमिस्ट में भी 27 वैकेंसी है। तो अगर आपने केमिस्ट्री की पढ़ाई किया हुआ तो ये फॉर्म भर सकते हैं। इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट के भी जयपुर विद्युत वितरण कंपनी में 30 सीट्स है, और जोधपुर में 2 सीट्स है, टोटल सीट्स। तो आप देख सकते हो कि अगर आप इस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो ये जो बताया गया है कि जो 5 कंपनी में इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल और केमिस्ट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो डिफरेंट वैकेंसी आई हुई है, तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी है और किसका प्रेफरेंस आपको भरना चाहिए। ये सारी बातें दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो ये सारे एग्जाम, ये जो सारे हैं फॉर्म आए हुए हैं, वैकेंसी आए हुआ, उसका एक कॉमन कंपटीशन होगा।
क्या होगा, कॉमन कंपटीशन होगा हर एक पोस्ट के लिए। मतलब अगर आप जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का भरते हैं तो एक एग्जाम होगा, मैकेनिकल का भरते तो एक दूसरा एग्जाम होगा, सिविल भरते तो एक दूसरा होगा, केमिस्ट भरते तो दूसरा होगा। ठीक है, हर एक पोस्ट और हर एक डिसिप्लिन के लिए अलग अलग होगा, और कैंडिडेट को क्या है, इसके लिए प्रायोरिटी देना पड़ेगा। देखिए, तो मैं वही बात बता रहा था कि जो 2018 में वैकेंसी आई हुई थी उसमें प्रायोरिटी नहीं भरना था। उसमें अगर हर एक पोस्ट के लिए और हर एक कंपनी के लिए अलग अलग फॉर्म भरना था, लेकिन इस बार क्या कर दिया उन्होंने, प्रायोरिटी या प्रेफरेंस भरना। मतलब फॉर्म आपको एक ही भरना पड़ेगा, एक फॉर्म भर दो, उसमें आप पहला प्रेफरेंस दे दिए राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम, तो दूसरा जयपुर विद्युत वितरण निगम, तीसरा जोधपुर विद्युत वितरण, और चौथा अजमेर। ऐसा तो मतलब अगर आपका कट ऑफ राजस्थान उत्पादन में दिया है, उसका कट ऑफ निकल जाता है, तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं, आपका इसी में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर जो प्रायोरिटी और प्रेफरेंस जो आपने एक बार एप्लीकेशन फॉर्म में भर दिया, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, और ना ही आपको सेकेंड अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि आप चेंज कर सकते हो। तो इसलिए मैंने ये वीडियो सिर्फ खास तर उन लोगों के लिए बनाया है जो कि जिनके में कंफ्यूजन रहता है, जो कि हमें कौन सा प्रेफरेंस भरना चाहिए और कौन सा नहीं भरना चाहिए। तो मैंने सभी का प्रोस कॉन्स बता दिया है कि वितरण में क्या करना पड़ेगा आपको, ट्रांसमिशन में क्या करना पड़ेगा, उत्पादन में क्या करना पड़ेगा। जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी जॉब के लिए, वो क्या होता है, सैलरी होती है। तो सैलरी जो जूनियर इंजीनियर का वो लेवल 10 का है, 23,700 पर मंथ फिक्स सैलरी होगी आपकी, इतना 23,700 फिक्स सैलरी होगी 2 साल तक। क्योंकि 2 साल तक आप क्या रहेंगे, प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे। मतलब प्रोबेशन पीरियड करने का क्या मतलब होता है कि आप एक तरह से आप अगर आपसे कोई गलती होती है तो आपको समझाया जाएगा, दोबारा गलती होगा तो फिर से समझाया जाएगा, लेकिन तीसरी बार गलती हो जाएगी तो आपको टर्मिनेट करके आपको हटा दिया जाएगा। मतलब आप निगरानी में रहेंगे। जूनियर केमिस्ट का 23,700 पर मंथ रहेगा, और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का 18,500 रहेगा। ये तो हुआ 2 साल तक, मतलब आपको 2 साल तक इतनी सैलरी मिलेगी। आफ्टर 2 ईयर्स जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको मिनिमम जो पे मैट्रिक्स का 33,800 पर मंथ बेसिक मिलेगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि 33,800 बेसिक है, तो क्या सैलरी इतनी होगी? क्या नहीं, इसका बेसिक का क्या मिलेगा आपको, HRA मिलेगा, हाउसिंग रेंट अलाउंस मिलेगा, फिर डियरनेस अलाउंस मिलेगा, फिर कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। तो ये सारे सुविधा इसके परसेंटेज रहते हैं। ठीक है, तो ये तो बात की बात हुई। पहला जो होता है वो क्या होता है, सिलेक्शन। तो सबसे पहले अगर आप इस सिलेक्ट हो गए तो ये एक तो मैंने पहले से बता दिया कि ये क्या है, गवर्नमेंट जॉब है। क्या है, गवर्नमेंट जॉब, जो कि रेपुटेड जॉब होती है इंडिया में। तो ये आप देख सकते हो कि सैलरी कोई मैटर नहीं रखता है कि 23,700 मिल रहा है, वो 2 साल तक मिलेगा, उसके बाद आपको सैलरी बढ़ जाएगी। तो ये हो गई सैलरी की बात। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जूनियर इंजीनियर के पोस्ट में अगर आप इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो आपका BE होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए। मतलब BE अगर और बीटेक आपने 4 इयर्स का किया हुआ है, फुल टाइम किया हुआ है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी का डाउट हो सकता है कि अगर क्या मैंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप क्या एग्जाम दे सकते हो, क्या फॉर्म भर सकते हो? तो नहीं। इसमें राजस्थान का जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वैकेंसी जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के, उसमें एक नियम है कि जो जूनियर इंजीनियर के लिए भी ये मतलब एक दुर्भाग्य की बात मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि अगर डिप्लोमा जो डिप्लोमा होल्डर है जो डिप्लोमा होल्डर है वो वो अगर जूनियर इंजीनियर का ही फॉर्म नहीं भर सकता तो वो किस का फॉर्म भरेगा, आप सोच सकते हो। तो ये एक एक चीज, मतलब सारी चीज तो सही है इसमें, मुझे एक चीज इसमें यही एक गलत लगता है कि जूनियर इंजीनियर को जो डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक किया उसको भी एलिजिबल करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो खैर छोड़िए, वो सब बात तो बाद में डिस्कस करने वाली है। लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल का जो एलिजिबिलिटी क्या, BE बीटेक होना चाहिए आपका। अगर अब BE बीटेक किस में होना चाहिए, या तो डबल ई इलेक्ट्रिकल एंड
इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इंजीनियरिंग में एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से होना चाहिए। फिर मैकेनिकल के लिए भी सेम क्राइटेरिया बी या बीटेक होना चाहिए। इसमें भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट या डिप्लोमा के स्टूडेंट अलाउ नहीं है। सिविल में भी बी और बीटेक होना चाहिए। कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन का देखो, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में मैंने बताया था ना कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब एक खास बात यह है कि जो ट्रिपल ई के स्टूडेंट है, मतलब इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट है, वो दो फॉर्म भर सकते हो। पहला फॉर्म किसके लिए भर सकते हो? जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए डाल दो। किसके लिए डाल दो? जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसमें जो टोटल वैकेंसी था उसके लिए आप अप्लाई कर दो। और दूसरा वैकेंसी किसके आपके लिए ये भी है, कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट, मतलब कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। मतलब आप दो पोस्ट है, दो डिसिप्लिन है, तो यहाँ पे आप दो फॉर्म भर सकते हो क्योंकि आप दोनों के लिए एलिजिबल हो। ये ट्रिपल ई की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है तो आप कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल दोनों में से अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। फिर है फायर एंड सेफ्टी। इसके लिए क्या है? फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। किसमें? लॉ इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड बाय फुल टाइम डिग्री इन फायर फाइटिंग एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी। फायर फाइटिंग या इंडस्ट्रियल सेफ्टी में आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर आपने मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से डिग्री करने के बाद फुल टाइम डिप्लोमा किया इंडस्ट्रियल सेफ्टी से, तब आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो ये वैकेंसी का मतलब कौन से लोग ये अप्लाई कर सकते हो उसके लिए मैंने बताया। तो मैंने इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया, नोट करने वाला, नोट करने लेना सभी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट, ट्रिपल ई के स्टूडेंट के आपके लिए यहाँ बहुत बड़ा मौका है। दो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, के लिए आप दो पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अब जूनियर केमिस्ट के बारे में दिया गया कि जो जूनियर केमिस्ट में क्या होना चाहिए? फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, मास्टर डिग्री होना चाहिए, या फिर आप 4 ईयर्स का फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में। ठीक है। तो केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट के लिए है। फिर इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आप करना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए किया हुआ हो या एमसीए किया हुआ हो, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अब देखिए तीसरा जो मतलब एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ डार्क पॉइंट से किया हुआ कि कैंडिडेट को हिंदी लिखने का नॉलेज होना चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो लगभग मुझे जहाँ तक याद मतलब पता है कि लगभग जो राजस्थान है, ये राजस्थान हुआ, इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, ये जो इसके कॉमन राज्य है महाराष्ट्र, तो ये लोग लगभग हिंदी बोल लेते हैं या लिख लेते हैं, तो वो सारे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर, तो राजस्थानी कल्चर का नॉलेज एग्जाम में तो पूछा नहीं, राजस्थानी कल्चर तो आप वहाँ थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो आपको आ जाएगा, इसका ज़्यादा कोई मीनिंग नहीं है अदर स्टेट वाले के लिए। और जो राजस्थान के लोग हैं उनके लिए तो राजस्थानी कल्चर तो पूरा पता है। अब देखिए बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि क्या फाइनल ईयर स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है क्या? मतलब जो 2021 में पास आउट होने वाले हैं, जो 2021 में पास आउट होने वाले हैं वो क्या अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो उसके बारे में दिया गया कि पर्सन जो कि अपीयर हो रहा है फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में, तो उसका जो तभी अप्लाई कर सकता है जब रिजल्ट जो है वो इसके रिजल्ट से पहले आ जाना चाहिए। मतलब जब ये एग्जाम का रिजल्ट, मतलब आप अभी तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका जो रिजल्ट है, डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट या इश्यूएंस ऑफ मार्कशीट जो रहे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का, वो इसको एक्वायर्ड कर ले। ठीक है। मतलब आपका सिलेक्शन होने से पहले आप पास हो जाना चाहिए, तभी आप जाके इसके लिए एलिजिबल होगे, नहीं तो आप बाद में आपके एलिजिबिलिटी निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है। फिर कुछ डिस्क्वालिफिकेशन का दिया हुआ है कि इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप नॉर्मल एक स्टूडेंट हो
क्या है, नॉर्मल स्टूडेंट हो यानी जनरल स्टूडेंट हो, ठीक है, जनरल स्टूडेंट हो, आप एक स्ट्रगल कर रहे हो, पढ़ाई स्ट्रगल कर रहे हो, स्ट्रगल करके पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए सब, आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। नो कैंडिडेट हु हैज मोर देन वन स्पाउस, जब जॉब नहीं लगी है तो एक ही स्पाउस नहीं है तो दो दो स्पाउस से कहाँ शादी होगा, ठीक है, दो स्पाउस कहाँ होगे, तो इसके लिए छोड़ देना। नो कैंडिडेट हु इज मैरिड टू पर्सन हु हैव ऑलरेडी स्पाउस, मतलब एक किसी का पहले से कोई पति या पत्नी हो और उससे अगर आप शादी कर दे रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर कोई शादीशुदा इंसान है और वो शादी के समय दहेज लिया हुआ है तो आप इस फॉर्म को मत भरना, ठीक है। अब बात हो रहा है कैरेक्टर का। तो कैरेक्टर जो रहता है, कैंडिडेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए रहता है, तो चरित्र प्रमाण पत्र। तो कैरेक्टर जो रहता है कैंडिडेट का, वो क्वालिफाइंग इसके मतलब सर्विस के लिए एलिजिबल होना चाहिए, मतलब आप कोई चोरी के केस में ना फंसे हो, आप पे कोई सजा ना हुआ हो, आप मर्डर ना हो, तो आप आपका कैरेक्टर सही है। फिजिकल फिटनेस जो रहता है वो गुड मेंटल एंड हेल्थ होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि आप मानसिक रूप से विक्षिप्त इंसान हो तो आप ये फॉर्म के लिए मत भरना, ठीक है। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है एज लिमिट, ठीक है। तो मिनिमम एज 21 ईयर्स है और मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल्स के लिए 43 है, ठीक है, और उत्पादन के लिए और बाकी 4 कंपनी के लिए 42 है। तो ये आप देख सकते हो कि ये मतलब यहाँ एज का तो कोई इशू नहीं होने वाला है, क्योंकि एज बहुत अच्छा एज दिया हुआ, 42 ईयर्स एज बहुत भारी एज होता है, इतना से पहले जॉब लोग कर लेते हैं। फिर अगर आपके पास कोई शेड्यूल कास्ट के हो, बैकवर्ड क्लास के हो, तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ठीक है। ये सब ज़्यादा डिस्कस करने वाली बातें नहीं है, ठीक है। फिर आज आगे हम लोग देखते हैं रिजर्वेशन का। तो अब देखो, जो SC ST OBC के जो है वो क्या अदर स्टेट वाले एलिजिबल होंगे क्या, तो नहीं। अगर आप SC स्टूडेंट हो, ST हो, OBC हो और राजस्थान के मूल निवासी नहीं हो तो आपको इनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इनका बेनिफिट सिर्फ राजस्थान के लोगों को ही होना चाहिए, उनको प्रॉपर सर्टिफिकेट होगा तभी होगा। तो मतलब जो राजस्थान के स्टूडेंट है और उनके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेट है तो आप इन अपने कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। जो वीकर सेक्शन है, जिनका इनकम 8 लाख से कम है, तो इसके लिए भर सकते हो वीकर सेक्शन में, ठीक है। एक सर्विसमैन का दिया हुआ। फिर क्या है कि पर्सन जो कि रिटायर हुआ उसको उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या कोई वर्किंग है उसको देना पड़ेगा। फिर इसके लिए जो बेंचमार्क दिया हुआ है कि ये क्या होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल मेंटल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, मल्टीप्लिटी डिसेबिलिटी क्या होना चाहिए, ये सारा दिया हुआ। फिजिकल कोई दिक्कत नहीं है, आप सब निकाल लोगे। मेन इसमें है रिटन एग्जाम निकालना। रिटन एग्जाम निकालना 2 आवर्स का एग्जाम होगा, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो समझो कि आपको जॉब मिल गई, उसके बाद आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब प्रोसीजर में आपको थोड़ा सा बतला देना चाह रहा हूँ कि जो प्रोसीजर है सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, तो आप कोई भी एलिजिबल कैंडिडेट जो है 24 फेब से 16 मार्च तक वो एग्ज़ाम फॉर्म भर सकता है। और एप्लीकेशन फॉर्म का मोड जो है ऑनलाइन है। आप कोई भी जो 6 साइट दिया हुआ है इनमें से कहीं पर भी आप जा सकते हो। तो आप मान लो www.energy.rajasthan.gov पे गए, वहाँ जाने के बाद आप करियर ऑप्शन चूज करना। करियर ऑप्शन चूज करने के बाद आपको डिफरेंट वैकेंसी दिख जाएगा, जूनियर इंजीनियर का, असिस्टेंट इंजीनियर का। तो आप वहाँ पे क्लिक कर देना, असिस्टेंट में अप्लाई करने तो इसमें क्लिक कर देना, फिर आप वहाँ प्रॉपर फिल कर सकते हो। लेकिन इसका लास्ट डेट है 16 मार्च। आप कोशिश यही करना कि 16 मार्च से पहले भर दो। फिर बोल रहा है कि अगर आप एक से ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, एक से ज़्यादा अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया, अब एक से ज़्यादा फॉर्म एक ही पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई कर सकते। जैसे मैंने ट्रिपल ई वालों के लिए बताया था, वो किसके लिए, जेई इलेक्ट्रिकल के लिए भी कर सकते थे और जेई कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी। तो आप 2 फॉर्म अप्लाई कर सकते हो अलग अलग, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इलेक्ट्रिकल का ही 2 बार फॉर्म अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होगा।
The scribe arranged by the candidate should not be candidate for the examination and should be form of academic stream different. अगर मान लो आप फिजिकली डिसेबल्ड हो, आप खुद से नहीं लिख पाते हो, आपने एक अपने बदले में किसी को लिखने के लिए लगाया है, तो उसको स्क्राइब बोला है। तो आपका ब्रांच अगर इलेक्ट्रिकल है तो उनका ब्रांच इलेक्ट्रिकल नहीं हो सकता, वो सिविल के हो सकते हैं, मैकेनिकल के हो सकते हैं, या कोई बीए या बीएससी किए वाले स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल के नहीं हो सकते। फोटोग्राफ जो है 4x5 सेंटीमीटर इंटू 3x5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से करना है, याद रखना, ब्लैक इंक के पेन से सिग्नेचर करना व्हाइट पेपर पे, ठीक है। फिर आपका थंब इम्प्रेशन भी लगेगा व्हाइट पेपर पे, ब्लैक या ब्लू इंक किसी से भी आप, लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लगेगा। फिर आपके हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा। क्या होगा? हैंड रिटन डिक्लेरेशन होगा, जो कि आपको बताएगा कि आपके द्वारा पेपर दिया गया। तो ये देखना, ये ध्यान से लिखना, मतलब ऐसा नहीं कि इसको सजा सजा के लिख दिया और वहां जाके, क्योंकि ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि ये जो थंब इम्प्रेशन वाली बात है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप जाओगे, जयपुर जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो तो आपने जब एग्जाम टाइम लगाया है, ठीक है, उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में फिर से आपका मैच होगा, तो मैच होना चाहिए। साथ ही साथ आपको जो आपने एग्जाम में फॉर्म भरते टाइम लिखा है वही एग्जाम के टाइम भी लिखाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी लिखाया जाएगा, तीनों चीज मैच होना चाहिए, ठीक है। फिर सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर में अलाउ नहीं होगा, तो सब जानते हैं कि सिग्नेचर अपने कंटिन्यूअस हैंड से होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरा लिख रहा हूँ कैपिटल लेटर में। थंब इम्प्रेशन जो है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपरली स्कैन होना चाहिए और स्मर्ज नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें धुंधला नहीं होना चाहिए। तो आपको ऐसा लिखना है, आई अपना नाम लिखना है, डिक्लेयर दैट आर इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको यहाँ लिखना है, आई, फिर अपना नाम लिखना है, कैपिटल लेटर में लिख सकते हो यहाँ पे। फिर द एबव मेंशन हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन हैज टू बी कंडक्टेड ऑन हैंड राइटिंग एंड इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है। फिर आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट तैयार रखना है, प्री रिक्वेस्टेड फी इंटीमेशन चार्जेस जो लगेंगे वो आपको। और फिर आपको एक ईमेल आईडी होना चाहिए, एक पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए, जिससे आपके सारे जो, जैसे मान लो आपका एग्जाम डेट आ गया, आपने फॉर्म भर दिया, एग्जाम डेट आ गया, तो आपको कैसे पता, आप तो पढ़ाई में लगे रहोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम कब है? तो आपको तो साइट से हर समय चेक नहीं करोगे, तो आपको मैसेज आ जाएगा अगर आपने सही मोबाइल नंबर दिया। फिर आपने एग्जाम निकाल लिया, आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपको एक मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव सेलेक्टेड इन AE JE और एनी अदर पोस्ट, ऐसा आपको मैसेज आएगा, आपकी ईमेल आईडी पे आएगा, आपको मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा कि आपको कॉल लेटर के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, ठीक है। तो ये आप सही देना, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में बोला कि कैंडिडेट विल गो, कोई भी लिंक में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। फिर ये सब चीज़ें दिया गया। फिर फीस के बारे में मैं बात कर लेता हूँ कि इसमें फीस कितना लगेगा। देखो, जनरल कैटेगरी है या फिर EWS है, जिनका 2.5 लाख से ज़्यादा इन फैमिली इनकम है, उनका फीस है 1600 रुपये। तो पिछले बार शायद 1000 रुपीज़ था, इस बार उन्होंने 1600 कर दिया। लेकिन सबसे खास बात ये किया है कि पिछले बार 1000 रुपीज़ था और हर एक कंपनी का अलग अलग फॉर्म भर सकते थे, मतलब अगर 4 कंपनी का भर दिया तो 4000 रुपये हो जाता है ना। इस बार आप एक ही फॉर्म भरो और प्रेफरेंस डाल दो, इसमें नहीं हुआ तो इसमें होगा, उसमें नहीं होगा तो उसमें होगा, ठीक है। तो प्रेफरेंस डाल दिए, तो इसलिए इस बार इसका फॉर्म उन्होंने 1600 कर दिया। अगर अनरिजर्व कैटेगरी के है और एनुअल इनकम लेस देन 2.5 है तो आपको 1400 लगेगा। लेकिन याद रखना, जो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं उनका, वो अगर पैसे बचाने के चक्कर में, अगर उसने 200 रुपये बचाने के चक्कर में उन्होंने क्या कर दिया, इधर से भर दिया, तो आपका जब सिलेक्शन होगा, अगर आपने ये सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं किया तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट इस तरह का अभी नहीं है तो आप तो यही वाला फॉर्म भरना 1600 रुपये देके, क्योंकि मैंने देखा है एक को, उसको बहुत दिक्कत हुआ था, उसको दोबारा से बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। बैंक ट्रांजेक्शन चार्ज तो लगेगा। पेमेंट जो रहेगा 24 फरवरी से 16
मार्च तक आप कर सकते हो, इसके बारे में दिया हुआ है। पेमेंट ऑफ फी के बारे में कि आपको इंटीमेशन, ये सब दिया हुआ है। सर्वर एरिया कॉमन बात है, सबको पता रहता है जो इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं सेंटर फॉर रिटेन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। देखो ये सबसे बड़ा इसमें खास बात यह है कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। क्या है, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है, तो आपके लिए बहुत ही खास बात है। ठीक है, मतलब 2 घंटे का पेपर है, अगर अच्छा चला गया, आपने पढ़ के दिया 2 घंटे में, तो डायरेक्ट आपको एक हाथ में सरकारी नौकरी मिल का लेटर मिल जाएगा। तो कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गिव प्रेफरेंस फॉर एग्जाम सेंटर एज पर देयर चॉइस, मतलब आपके चॉइस के अनुसार दे सकते हैं। जनरली जो आप चॉइस भरते हो वही होता है। बस दिक्कत राजस्थान के जो स्टूडेंट है ना, तो राजस्थान के स्टूडेंट से मैं यही गुजारिश करूंगा कि आपको फॉर्म जितना जल्दी से जल्दी हो सके भर देना, क्योंकि अगर आप फॉर्म नहीं भरोगे तो आपको आपका सेंटर मध्य प्रदेश में भी पड़ सकता है, दिल्ली में भी आ सकता है। ठीक है, दूसरे स्टेट में आपको जाना पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग भोपाल, इंदौर, ये सब भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, या फिर दिल्ली में राजस्थान के स्टूडेंट गए थे, क्योंकि उनसे मैंने उस टाइम 2018 में बात किया था, तो उन्होंने बताया कि मैंने फॉर्म लेट से भरा था, तो राजस्थान के जितने सारे सीट्स थे एग्जाम सेंटर के वो फुल हो जाते, तो राजस्थान वाले को अदर स्टेट में भेज देते हैं। तो अगर आप राजस्थान के हैं तो आप तो पहले फुर्सत में फॉर्म भर दो। ठीक है, अदर स्टेट वाले हैं तो उनको अपने चॉइस के हिसाब से, और मान लो कोई एमपी से भरना चाहता, तो एमपी में 4-5 सेंटर है, तो 3-4 सेंटर है, तो वहाँ पे सीट नहीं फुल होते, तो आप आराम से भर सकते हो। दिल्ली में भी नहीं होगा, लेकिन आप राजस्थान में ही रहना चाह रहे हो, तो आपका अगर एमपी दे देगा तो आपके लिए दूर पड़ जाएगा। ठीक है, एग्जाम जो होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। ठीक है, फिर चॉइस ऑफ सेंटर ये बता ही दिया मैंने। फिर ये फालतू बात है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं रहेगा तो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? इतने सारे लोग तैयारी कर रहे, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो राजस्थान गवर्नमेंट का शुक्र गुजार होना चाहिए सभी लोगों को कि उन्होंने इतने सारे वैकेंसी एक साथ निकाला इस इकोनॉमिक क्राइसिस में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये फोटोग्राफ इमेज के बारे में दिया है, वो तो आपको पता है कि 200x230 पिक्सल होना चाहिए, 20 से 50 केबी में होना चाहिए। सिग्नेचर सिग्नेचर के बारे में दिया हुआ है, 10 से 20 केबी में होना चाहिए। कैपिटल लेटर में एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए। डॉक्यूमेंट जो रहता है ट्रू कलर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फोटोकॉपी का वो कर लिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन देना है, रिटन हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है। ये अपलोडिंग डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ दिया है। फिर कॉल लेटर, आपका अगर जब एग्जाम आ जाएगा तो आप कॉल लेटर, आपके मोबाइल पे एसएमएस, ईमेल आएगा या एसएमएस आएगा, फिर आप उससे अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के, रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर डाल के कॉल लेटर निकाल सकते हो। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा, वो तो सब चीज ठीक है, हो जाएगा। राशन कार्ड, या अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैलिड आईडी। कोई भी चीज हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। अब जो मेन इम्पोर्टेंट बात था वो अब उस पे आते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है और प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनता। ठीक है, तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं 2018 में जो पेपर हुआ था उसका कितना कट ऑफ गया था उसके एनालिसिस करके बताऊंगा, एग्जैक्ट फिगर बताऊंगा कि कितने कट ऑफ में आपको आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हर एक कंपनी का कट ऑफ अलग अलग गया था, तो उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जूनियर इंजीनियर का। देखो ये 2 घंटे का पेपर होगा, सबसे पहली बार 2 आवर्स का पेपर होगा। ठीक है, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे, ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। अब क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, तो 2 पार्ट में आएगा, पार्ट ए और पार्ट बी। 60% वेटेज जो रहेगा आपका डिसिप्लिन का रहेगा। जैसे मान लो आपने जेई इलेक्ट्रिकल से अप्लाई किया, जेई इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई किया, तो जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट होते हैं, जो मेनली गेट में के सिलेबस के रहते हैं। गेट के सिलेबस करने का मतलब क्या चीज, जो मेन सब्जेक्ट गेट में जो सिलेबस रहता है उसी से आता है। बस अंतर ये रहता है कि उसमें ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं रहता है, थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हाँ न्यूमेरिकल भी आएगा, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे जो कि बिना कैलकुलेटर के सोल्व हो जाएंगे। 2018 के बाद मैं करूंगा तो ये बहुत ही इजी आया था, और मेनली जो आया था वो गेट के हिसाब से ही आ गया था पूरा।
गेट के हिसाब से आया था। जैसे मान लो सिग्नल सिस्टम का क्वेश्चन पूछ दिया, लिनियरिटी नॉन लिनियरिटी का पूछ दिया, कंट्रोल सिस्टम का पूछ दिया कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, एरर स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है ना। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो 60% वेटेज किसका रहेगा, आपका डिसिप्लिन का। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो मैकेनिकल का वेट जो गेट का सिलेबस है लगभग उसी से आएगा, ठीक है। अब 40% जो वेटेज रहेगा उसमें से 5 पार्ट है। पहला क्या है, रीजनिंग, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा, सिलोजिज्म का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये फिर मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स जो आएगा क्लास 12 तक का रहेगा। क्लास 12 में जो हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, है ना, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। फिर जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस। 2018 की बात करूँ तो जनरल नॉलेज में जो राजस्थान के क्वेश्चन आए थे, तो राजस्थान के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। फिर जो ओवरऑल जीके रहा था वो भी पूछा था। जनरल हिंदी, हिंदी जनरल में जनरली उन्होंने एक पैराग्राफ, बहुत लंबा पैराग्राफ बोल दिया, फिर 4 स्टेटमेंट दे दिया कि ये जो पैराग्राफ है किसके बारे में बोल रहा है। कुछ पर्यायवाची शब्द भी उन्होंने पूछा था, कुछ विलोम शब्द भी पूछा था। तो विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, यही सब जनरल हिंदी में आएगा। इंग्लिश जनरल में क्या पूछेगा, वही पैराग्राफ दे देगा, 4 सेंटेंस दे देंगे कि कौन सा सेंटेंस इस पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा। फिर इसमें सिनोनिम्स पूछेगा, एंटोनिम्स पूछेगा, है ना। तो ये जनरल इंग्लिश में आया था। तो ये देखिए बताया गया कि एनालिटिक रीजनिंग में नंबर सीरीज आएगा, लेटर सीरीज आएगा, मैन डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, शेप्स, मिरर इमेज, क्लॉक्स क्लास 12 लेके आएंगे, करेंट इवेंट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा पेपर का एनालिसिस था। एक मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप ये जो 60% वेटेज और 40% वेटेज रहता, तो पिछले बार क्या हुआ था, उसका मैं आपको बता देता हूँ। पिछले बार क्या हुआ था, पार्ट ए था, पार्ट बी था। इसके टाइम फिक्स थे, मान लो इसके 1 आवर का पेपर है और ये 1 आवर का पेपर है, ठीक है। तो ये 1 आवर में आपको क्वेश्चन दिए गए, ये 1 आवर में दिए गए। तो आप जब 20 सेक्शन खोलोगे तो सिर्फ 1 घंटा आपको 20 सेक्शन के ही क्वेश्चन दिखाई देंगे और ये सेक्शन का क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा। मतलब आप 1 घंटे में आपको ये क्वेश्चन पूरे सोल्व करना और 1 घंटा। तो पिछले बार क्या हुआ था, ये जो 40% ये वाला पार्ट है ना, ये बहुत आ गया था टफ। अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा कि ये जो पेपर कराया था पिछले बार, वो IBPS ने कराया था। आपने IBPS PO का नाम सुना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफिसर, जो बैंक का प्रिपरेशन एग्जाम लेता है। तो बैंक के जो एग्जाम लेते हैं ना, वही कंडक्ट कराया था ये। इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली वही कराएंगे। तो आपके जो ये वाले पार्ट हैं, तो बैंकिंग में जो रीजनिंग आता है, उस लेवल का रीजनिंग आता है, उसमें टाइम, क्योंकि हम लोग टेक्निकल के स्टूडेंट हैं, टेक्निकल वाले को क्या रहता है, उतना फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप बैंकिंग का तैयारी आप किए हुए हो तो आपके लिए ये वाला पार्ट कवर करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट बहुत टफ आ गया था, इसमें बहुत टाइम लग रहा था। और ये वाला पार्ट बहुत ईजी आ गया था। ईजी इन द सेंस कि अगर आप पढ़े हुए तो ईजी है। तो इसमें क्या आता, थ्योरी आता है, इसमें 1 घंटा बहुत सफिशियंट था, लेकिन इसमें 1 घंटा कम पड़ गया था, ठीक है। और सबसे खास बात कि दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि इसमें 99% ला लिया और इसमें 10% ला लिया तब भी आप फेल हो जाओगे। आपका इसका मिनिमम क्राइटेरिया अभी मैं आगे बताऊंगा कितना होता है, वो फुलफिल करना जरूरी है। दोनों में पास होना पड़ेगा, मतलब A और B दोनों में पास होना पड़ेगा, ठीक है। ये फिर मैकेनिकल वाले के लिए दिया गया है, उसका वेटेज दिया हुआ है, मेंटल रीजनिंग के बारे में दिया गया है, ठीक है। फिर जो मैं बता रहा था कि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। क्या है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। 2 आवर्स का पेपर है, डायरेक्ट आपको जॉब लग जाएगी। इसलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरे जी जान लगा के, इतना ज़्यादा वैकेंसी अब नहीं आएगा फिर से, आप जी जान लगा के इसके पीछे पड़ जाओ। अगर आप अभी गेट 2021 का एग्जाम दिए हो, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, आप डिसअपॉइंट मत हो, उदास मत हो, आप इसके पीछे लग जाओ। इसके एग्जाम तैयारी आज से ही चालू कर दो, कल फॉर्म भर दो, आज से एग्जाम मतलब परसों से चालू कर देना है प्रिपरेशन। और उसके बाद क्या करो कि आपके अगर गेट अच्छा भी नहीं गया तब भी आपको एक अच्छा जॉब मिल सकता है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है,
फिर इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है, हर एक के लिए नेगेटिव 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे तो 0.67 और 1 मार्क्स के लिए 0.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। जो मैंने बताया था कि जो पार्ट ए का उसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितना रहेगा, 30% मार्क्स लाना ही है। मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर होगा तो 30 नंबर अगर आपने दोनों सेक्शन 30 में नहीं ला तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, तो दोनों सेक्शन में आपको लाना पड़ेगा। लेकिन जो मेरिट बनेगा, है ना, जो मेरिट बनेगा वो ए और बी दोनों के सम से मिल बनेगा। मतलब पार्ट ए में कितने नंबर आए, पार्ट बी में कितने आए, दोनों का जो सम आएगा उसके अनुसार मेरिट लिस्ट बनेगा और उसी के अनुसार रैंकिंग होगी और जॉब मिलेगी। लेकिन दोनों आपको स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है, कंपटीशन लेवल इतना हाई है कि अगर सिर्फ आप टेक्निकल के स्टूडेंट हो, मैं एक वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपने सिर्फ गेट 2000 गेट के मान लो तैयारी किया हुआ, ठीक है, गेट की तैयारी किया हुआ तो आप गेट की तैयारी कर रहे थे और आप ये फॉर्म भरना चाह रहे हो, आपके पास ये पार्ट बी वाला कंप्लीट नहीं है तो उसके लिए भी आप क्या करोगे कि आप एग्जाम निकाल लोगे। ठीक है, तो आप बने रहना मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर एग्जाम 2 सेशन में होता है, लेकिन पिछले बार तो एक ही सेशन में हुआ था, तो अगर 2 सेशन में होगा तो उसका नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, उसके बारे में बोला गया कि आंसर की जो रहेगा। उसके बाद देखो एग्जाम होता है, उसके कुछ 1 या 2 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आ जाएगा, उसमें कट ऑफ मार्क्स रहेंगे। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट अगर आप वेरीफाई कर लिए, आपका सब चीज़ सही हुआ, तो फिर आपको कॉल लेटर आ जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, या फिर इसको अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर आएगा कि आपको इस प्लेस पे ज्वाइन करना है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। आपका करेक्ट स्कोर के बारे में है कि आप फिर मेरिट बन जाएगा, है ना। फिर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि अगर आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, रिजल्ट आ गया, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बनाएगा। तो ये सब तो बात की बात है, उस समय आप ये सब। लेकिन हाँ, अभी जो क्या करते हैं लोग, मैंने एक चीज़ देखा था पिछले बार 2018 में कि मान लो आपने एग्जाम क्या फॉर्म भरा, एग्जाम का फॉर्म भरा, उसके बाद एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होता। क्या होता है? एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो, मतलब जो आप भरते हो उसका एप्लीकेशन फॉर्म एक जनरेट होता है ना। वो फॉर्म को फेंक देते हैं, फिर बोले आप क्या करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आएगा ना, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे, एप्लीकेशन फॉर्म मांगेगा, बोले दो। क्यों? क्योंकि यहाँ उन्होंने बोलेगा कि ये हमने तो दिया था, सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन विद कैंडिडेट स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। आपने फॉर्म भरा, उसमें फोटो डाला, सिग्नेचर डाला, और उसके बाद फॉर्म भरने के बाद एक प्रिंट दिया। तो जब वेरिफिकेशन के लिए जाओगे ना, तो पहला पॉइंट तो यही है, तो ये आपको देना पड़ेगा। लोग बहुत सारे भटकने लगते हैं, अरे मेरे पास अब नहीं है, तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होता कि आपने एग्जाम निकाल लिया और ये आप भूल गए तो आपको भगा देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, बट ये है कि आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, मेन है एग्जाम निकालना। एक बार एग्जाम निकल गया, उसके बाद ये सब मैनेज हो जाता। फिर दूसरा है प्रिंट आउट ऑफ ई रिसिप्ट। आपने फी जमा किया, उसका एक ई रिसिप्ट निकला होगा, उसका प्रिंट रख लो। आपने डिग्री किया हुआ है ना, डिग्री किया है तो आपके पास या तो ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट हो, या नहीं मिला है तो प्रोविजनल डिग्री तो मिल ही जाता है पास होने के बाद। तो ये प्रोविजनल डिग्री, मार्कशीट, सभी सेमेस्टर का मार्कशीट होना चाहिए। तो अगर मान लो परसेंटेज मेंशन नहीं है, तो सीजीपीए मेंशन है, तो उसके इक्विवेलेंट में कितना परसेंटेज है वो डालना। ठीक है, फिर सेकेंडरी एग्जाम जो में डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए। अगर आप SC ST EWS या BC के कैंडिडेट है, तो आपके पास राजस्थान स्टेट का एक प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, या DM से हो सकता है, या SDM से के द्वारा जारी किया हुआ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये सिर्फ राजस्थान के वाले हैं। मतलब अगर आप बिहार के हो, मान लो, है ना, बिहार के हो आप SC कैटेगरी में, तो आपको ये वाला फॉर्म भरना है तो जनरल से भरना। ठीक है, आप यूपी के हो तो आप जनरल से भरना, मध्य प्रदेश को हो तो आप जनरल से भरना। मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड हो तो मैरिज सर्टिफिकेट करना पड़ेगा। विडो है तो डेथ सर्टिफिकेट करना पड़ेगा। डिवोर्स है तो डिवोर्स का जो कोर्ट ग्रांटिंग डिवोर्स है वो देना पड़ेगा। ठीक है, ये सारा चीज़ है। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय सर्टिफिकेट, अगर आप एम्प्लॉय हो उसी कंपनी में कहीं पर भी TA वगैरह में काम कर रहे हो तो आप ये भर सकते हो। अगर कोई भी कैंडिडेट मान लो ऑलरेडी एम्प्लॉय है गवर्नमेंट
डिपार्टमेंट में, पीएसयू में, ऑटोनोमस बॉडीज में, तो उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा एम्प्लॉयर से एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस इफ ऑफर्ड। मतलब मान लो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक तो सही है कि आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए, लेकिन उसके बाद अगर जब अपॉइंटमेंट होगा, जब आप ज्वाइन करने जाओगे, तो आपको उस समय एनओसी देना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। अगर आपका अपॉइंटमेंट हुआ, आपने सही डेट और टाइम पे नहीं पहुंचे, तो एक बार इंटीमेंट करेंगे, दूसरे बार आपको आपका कैंडिडेचर समाप्त कर देंगे। देखो, मेरिट लिस्ट उन्हीं का बनेगा जो एलिजिबल होंगे। मतलब ऐसा है कि आपने एग्जाम मान लो निकाल लिया, एग्जाम कैसे निकाल लिया, आप थे जनरल स्टूडेंट और भर दिया फॉर्म एससी का, कट ऑफ एससी का कम गया मान लो, और आपने फॉर्म भरा था एससी में, तो आपका सिलेक्शन तो हो गया। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए तो आप बता रहे हो कि मैं तो जनरल हूँ, तो उस केस में आप एग्जाम निकालने के बावजूद भी आप सेलेक्ट नहीं होगे। एम्प्लॉयमेंट ऑफ इरेगुलर और इम्प्रॉपर मीन्स मतलब जो कि गिल्टी पाए गए हैं तो वो नहीं भर सकते। कैनवासिंग एंड अदर इंस्ट्रक्शन ये दिया हुआ है, ये ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। बस इम्पोर्टेंट बात यह है, इम्पोर्टेंट डेट्स ये है कि आप 24 फरवरी 2021 से फॉर्म भर सकते हो 16 मार्च 2021 तक। फिर से मैं यहाँ बता सकता, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही थी, ये जो हेल्पलाइन नंबर में दिया हुआ है, वैसे कोई दिक्कत नहीं आता फॉर्म भरने में, ठीक है। अब मैं यहाँ कुछ टिप्स देना चाह रहा हूँ, ठीक है, फॉर राजस्थान, जो राजस्थान के स्टूडेंट है ना, राजस्थान के जो स्टूडेंट है उनके लिए मैं यही बोलूंगा कि जितना एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप फॉर्म भर दो। क्यों? और अपना चॉइस भर दो जहां आपके सहूलियत हो, क्योंकि आप नहीं तो अगर आप फॉर्म सही से नहीं भरोगे तो आपको फिर क्या होगा, दूसरे स्टेट में एग्जाम देने जाना पड़ जाएगा, ठीक है। और फॉर अदर स्टेट के हैं जो, उनके लिए मैं ये बोलूँगा कि आप ये डिसाइड कर लो कि आपका किधर से पास पड़ेगा जाने के लिए। अगर आपका भोपाल पास में है तो मतलब अगर आप मध्य प्रदेश के हो तो भोपाल, इंदौर कहीं भी भर सकते हो, ठीक है। अगर आप हरियाणा के हो तो आप दिल्ली में का सेंटर ज्वाइन कर भर सकते हो, ठीक है। अब देखो, लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे दिया हुआ क्या है, राजस्थान का दिया हुआ, आबू रोड, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्रीनगर, ये सिटी दिए हुए, उदयपुर, इतने में से आप भर सकते हो। दिल्ली, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दिल्ली में गेट का, ईएससी का प्रिपरेशन करते हैं, तो वो लोगों के लिए भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आप एक जॉब ले सकते हो। आप ये फॉर्म भर दो, आपको कहीं नहीं जाना है, आप यहाँ से फॉर्म यहाँ पे एग्जाम दे सकते हो। फिर पंजाब के स्टूडेंट, मतलब पंजाब के स्टूडेंट है, या फिर गुजरात के में भी बहुत बड़ा सेंटर दिया हुआ, महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर, नवी मुंबई, ये 3 सेंटर दिया, मध्य प्रदेश में 4 सेंटर दिया हुआ, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और उज्जैन, तो आप ये भर सकते हो। इसमें एक चीज रहता है, जो राजस्थान के स्टूडेंट है उसमें से मतलब 3 अदर स्टेट का चॉइस भरना ही पड़ेगा। मतलब ऐसा अगर आप भर रहे हो तो दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश में से कहीं पर भी एक फॉर्म देना ही पड़ेगा, मतलब अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए, मतलब सिलेक्शन सेंटर के लिए, ठीक है। तो आपको और भी कोई जानकारी चाहिए इससे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसका कट ऑफ कितना रहा, पिछले बार 2018 में कट ऑफ कैसे रहा, एग्जाम स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कैसे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और खूब सारे लोगों को मैं ये शेयर करो ताकि उनको भी कट ऑफ एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में पता चल सके, ठीक है। तो थैंक यू।